जीवन कोचिंग संस्थान आजमगढ़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करेंगे वो हमारा विषय है भारत में संवैधानिक विकास। भारत में संवैधानिक विकास कैसे हुआ, इन चीज़ों पर हमारा विषय होगा और इन पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन संवैधानिक विकास को समझने से पहले आप कुछ बिंदुओं को और समझ लीजिए। जैसे संवैधानिक विकास एक तथ्य लिखा गया है, लेकिन उसके पहले एक चीज़ और आप समझ लीजिए कि संविधान किसे कहते हैं। संविधान किसे कहते हैं, तो आप जब संविधान के शब्द की आप व्याख्या करेंगे तो होता है, इसका जो शाब्दिक व्याख्या होती है वो संघ का विधान। विधान का अर्थ होता है कानून, संघ का अर्थ होता है जहां राज्य और राज्य आपस में आकर मिले, यानी संघ का विधान यानी वह कानून जिसके आधार पर किसी देश की शासन व्यवस्था का संचालन होता है वो आपका संविधान कहलाता है। संघ का विधान यानी किसी देश की सामान्य नीतियों और सिद्धांतों का संग्रह ही संविधान कहलाता है। जैसे आप शब्द से पूछिए, शब्द अपने आप में व्याख्या कर रहे हैं, कह रहा है कि संविधान संघ का विधान। विधान का अर्थ होता है कानून, संघ का अर्थ होता है जहां राज्य और राज्य आपस में समझौता करें, यानी वह विधान या वह नीतियां जिसके द्वारा किसी देश की शासन व्यवस्था का संचालन होता है वह आपका संविधान कहलाता है। ये एक आधारभूत कानून है। कैसा कानून है, तो आप कहेंगे आधारभूत कानून है जो उस देश के भूखंड पे लागू होता है। यानी संविधान किसी देश की शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए कुछ सिद्धांतों और नीतियों का संग्रह होता है, जो एक आधारभूत कानून होता है जो उस देश के भूखंड पे लागू होता है। कहाँ पे लागू होता है, तो आप कहेंगे उस देश के भूखंड पे लागू होता है। कहने का मतलब भारत का संविधान है तो वो भारत पे लागू होगा, ना कि पाकिस्तान पे लागू होगा। अब संविधान के अगले पॉइंट्स पे जब हम चलते हैं तो हम कहते हैं संविधान के प्रकार। थोड़ा सा इसकी चर्चा कर लें, फिर आगे हम इसकी चर्चा करेंगे। संविधान के प्रकार, तो संविधान दो प्रकार का होता है। एक होता है लिखित संविधान। लिखित संविधान को ही हम कहते हैं निर्मित संविधान। लिखित संविधान को कहते हैं निर्मित संविधान। एक होता है अलिखित संविधान। एक होता है अलिखित संविधान जिसे हम कहते हैं विकसित संविधान। विकसित संविधान हमने आपको क्या बताया, हमने आपको सबसे पहले संविधान बताया, शब्द की व्याख्या की, संघ का विधान यानी वह व्यवस्था वह नीतियां और सिद्धांत जिसके आधार पर किसी देश की शासन व्यवस्था का संचालन होता है वो संविधान कहलाता है। संविधान एक आधारभूत कानून होता है जिसके द्वारा किसी देश की शासन व्यवस्था का संचालन होता है और वह उस देश के भूखंड पे लागू होता है। फिर हमने आपको बताया संविधान दो प्रकार का होता है। एक लिखित संविधान होता है जिसे हम निर्मित संविधान भी कहते हैं, एक अलिखित संविधान होता है जिसे हम विकसित संविधान भी कहते हैं। अब यदि हम परिभाषाओं पर आए तो लिखित संविधान किसे कहते हैं, ये एक सवाल है। यानी वह संविधान जिसके अधिकांश प्रावधान, कैसा संविधान, वह संविधान जिसके अधिकांश प्रावधान लिखे गए हों, ऐसे संविधान को हम लिखित संविधान कहते हैं। और इसकी एक विशेषता और होती है कि इसका निर्माण किसी संविधान सभा ने किया हो। इसका निर्माण किसी संविधान सभा ने किया हो। यानी लिखित संविधान वह संविधान जिसके अधिकांश प्रावधान लिखे गए हों तथा इसका निर्माण किसी संविधान सभा ने किया हो, उसे हम लिखित संविधान कहते हैं। जैसे भारत का संविधान, अमेरिका का संविधान। याद रखिएगा, विश्व में पहला लिखित संविधान अमेरिका ने प्रस्तुत किया था। विश्व का सबसे छोटा संविधान है, लगभग 7 अनुच्छेद हैं और अब तक 2021 तक इसमें सिर्फ 22 बार संशोधन हुआ है। अब आते हैं अलिखित संविधान।
अलिखित संविधान वो संविधान होता है जिसके अधिकांश जो प्रावधान हैं वो लिखे गए नहीं हैं, ना ही उसका निर्माण किसी संविधान सभा ने किया हो। उसे विकसित संविधान कहते हैं, यानी उसका धीरे धीरे विकास हुआ है। अलिखित संविधान वह संविधान होता है जिसके अधिकांश प्रावधान लिखे गए नहीं होते हैं और इसका निर्माण किसी संविधान सभा ने नहीं किया है। तो ऐसे संविधान को हम अलिखित संविधान कहते हैं। जैसे ब्रिटेन का संविधान, जैसे ब्रिटेन का संविधान, संविधान आपको परिभाषित कर दिया गया। अब हमारा आज का टॉपिक है भारत में संवैधानिक विकास। भारत में संवैधानिक विकास कैसे हुआ उस पर हम चर्चा करेंगे। तो उस पर चर्चा की शुरुआत हम करते हैं कि हमारा टॉपिक है भारत में संवैधानिक विकास। विकास शुरुआत कैसे होती है? तो ब्रिटिश राज्य की स्थापना से पहले जो ब्रिटिश राज्य था, ब्रिटिश राज्य की स्थापना से पहले जो भारत में राज्य व्यवस्था का संचालन होता था, ब्रिटिश राज्य की स्थापना से पहले भारत में राज्य व्यवस्था का संचालन जो होता था, राज्य व्यवस्था, ब्रिटिश राज्य की स्थापना से पहले भारत में जो राज्य व्यवस्था का संचालन होता था वो धार्मिक परंपराओं और नियमों के द्वारा होता था। धार्मिक परंपराओं और नियमों के द्वारा होता था। लेकिन ब्रिटिश राज्य की स्थापना के बाद भारत में शासन व्यवस्था का संचालन विधि के द्वारा होने लगा। किसके द्वारा होने लगा? विधि के द्वारा, यानी कानून के द्वारा होने लगा। और ये जो विधियां बनाई जाती थी ये हमेशा ब्रिटेन के हित में होती थी। भाई ब्रिटेन यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही है, जो भी वो कानून बनाएगी अपने हितों को देखते हुए बनाती थी। तो जो विधि द्वारा शासन होने लगा, और जब विधि द्वारा शासन होने लगा तो ये विधियां जो थी हमेशा ब्रिटेन के पक्ष में होती थी, भारतीयों के पक्ष में नहीं होती थी। और जब भारतीयों के पक्ष में विधियां नहीं होती थी तो इसका परिणाम यह हुआ कि इसका विरोध हुआ और इसी विरोध के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय आंदोलन हुए। इसी विरोध का परिणाम था कि राष्ट्रीय आंदोलन हुए। और इस आंदोलनों में कुछ कुछ मांगों को लेकर ब्रिटेन सरकार ने अपने प्रावधानों में संशोधन किया और इसी तरीके से हमारा भारत का संवैधानिक विकास हुआ। हमने आपको क्या बताया? हमने आपको बताया कि ब्रिटिश राज्य की स्थापना से पहले, भारत में ब्रिटिश राज्य की स्थापना से पूर्व जो भारत में शासन व्यवस्थाओं का संचालन होता था वो प्रथाओं, परंपराओं और धार्मिक नियमों से होता था। प्रथाओं, परंपराओं व धार्मिक नीतियों से होता था। लेकिन ब्रिटिश राज्य की स्थापना के बाद भारत में जो नीतियों का संचालन होने लगा वो विधि या कानून के द्वारा होने लगा। और ये जो विधियां बनाई गई थी वो ब्रिटेन के हित में थी। इसका परिणाम हुआ, इसका विरोध हुआ, विरोध के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय आंदोलन आए और इन आंदोलनों का ही परिणाम था कि भारत में धीरे धीरे करके संवैधानिक विकास हुआ। यहाँ तक बात समझ में आ गई हो तो हम आगे चलते हैं। अब बात हम करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। क्या है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना से पहले कुछ हम पॉइंट्स को देखेंगे। कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई? क्या तुरंत हो गई या परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई? यहाँ से कुछ प्रश्न भी पूछे जाते हैं जिसकी चर्चा हम करेंगे। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना से पहले जनरल ड्रैक ये समुद्री मार्ग से पूरे विश्व का भ्रमण करते हैं। भ्रमण करने के बाद इन्होंने बताया था ईस्ट के साथ यानी पूर्व के साथ व्यापार की उचित दशा है। पूर्व के साथ
व्यापार की उचित दशा है। इस बात को उन्होंने दर्शाया। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की बात चल रही है, स्थापना हुई कैसे उसे हम समझ रहे हैं। हमने आपको बताया एक जनरल ड्रैक हैं, जनरल ड्रैक, और इन्होंने क्या किया था, समुद्री मार्गों की खोज किया था, समुद्र की यात्रा किया था। यात्रा करने के बाद बताया कि पूर्व के साथ व्यापार की उचित दशाएं हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण काम किया था वो मिंडल हॉल ने किया था। जॉन मिंडल हॉल पूरा नाम था इनका, जॉन मिंडल हॉल। अब जॉन मिंडल हॉल ने क्या किया था, जॉन मिंडल हॉल ने पैदल मार्ग से भारत आए थे। कैसे आए थे, पैदल मार्ग से, और अपनी रिपोर्ट वहां प्रस्तुत की और कहा कि भारत के साथ व्यापार की उचित दशा है। क्या कहा इन्होंने अपनी रिपोर्ट में, अपनी रिपोर्ट में साफ साफ कह दिया कि भारत के साथ व्यापार की उचित दशा है। जब ये बात इन्होंने बता दिया कि भारत के साथ व्यापार की उचित दशा है, तो सितंबर का महीना था 1599। सितंबर 1599 में 217 व्यापारी का एक समूह, 217 व्यापारियों का एक समूह था, जिसकी अध्यक्षता लॉर्ड मेयर कर रहे थे। लॉर्ड मेयर, हमने आपको क्या बताया, मिंडल हॉल की रिपोर्ट जैसे ही लंदन पहुंचती है सितंबर 1599 में, लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में 217 व्यापारियों का एक प्रतिनिधिमंडल एक कंपनी की स्थापना करता है। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी नाम नहीं था। जब इस कंपनी की स्थापना होती है तो इस कंपनी का नाम था द गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ मर्चेंट ट्रेडिंग टू द ईस्ट। द गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ मर्चेंट ट्रेडिंग टू द ईस्ट, ये नाम इसका दिया गया। और इस कंपनी का नाम 1833 में ईस्ट इंडिया कंपनी पड़ा था। 1833 का एक चार्टर एक्ट आएगा, उसी के द्वारा इसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी बना। अब जब कंपनी का गठन हुआ तो कंपनी के दो हिस्से थे। हमने आपको बताया कैसे कैसे कंपनी की स्थापना हो रही है, और कंपनी के दो हिस्से थे। कंपनी गठित कर दी गई तो कंपनी के दो हिस्से थे। वो हिस्से क्या थे, एक था कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर, और ये था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। अब तक आपको बताया गया मिंडल हॉल की रिपोर्ट लंदन पहुंची, और इस रिपोर्ट के आधार पर एक कंपनी के 217 लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में 217 व्यापारियों का एक प्रतिनिधिमंडल, रानी एलिजा, एक कंपनी की स्थापना करता है। और कंपनी के दो पार्ट थे, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर, एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर कौन था, ये इसमें वो लोग शामिल थे जो कंपनी पे पैसा लगाते थे, मतलब कंपनी के स्वामियों का समूह था। किसका समूह था, तो आप कहेंगे कंपनी के स्वामियों का समूह था। मतलब जो लोग, एक तरीके से कह सकते हैं ये कंपनी का विधायी भाग था। इसमें वो लोग आते थे, वो समूह आता था जो कंपनी पर अपने पैसे को लगाता था। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या थे, तो इसमें वो लोग आते थे जो कंपनी की नीतियों को निर्धारित करते थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में वो लोग आते थे जो कंपनी की नीतियों को बनाते थे। क्या क्या करते थे, जैसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, इनके सदस्यों की संख्या 24 थी। ये इंपॉर्टेंट है, इनके सदस्यों की संख्या 24 थी। इसमें एक अध्यक्ष होता था, इसमें एक अध्यक्ष होता था, एक उपाध्यक्ष होता था, और अन्य सदस्य होते थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की नियुक्ति जो होती थी कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर के द्वारा होती थी। कंपनी की सारी नीतियों का निर्धारण करना, कंपनी में कैसे कैसे चीज़ों को संचालित करना है, ये सारी चीज़ें
यही करते थे, प्रशासनिक व्यवस्था को चलाना। अब ये करते क्या हैं, इसको आप सुनिए। इन सारे लोगों ने मिलकर, मतलब 217 व्यापारियों, लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में 217 व्यापारियों का एक प्रतिनिधिमंडल, जिसने कंपनी की स्थापना किया और कंपनी को 2 भागों में बांटा, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। इन सारे लोगों ने मिलकर 31 दिसंबर 1599, कब कंपनी का गठन हुआ था, सितंबर में, और 31 दिसंबर 1599 को रानी एलिजाबेथ के सामने एक प्रस्ताव रखा कि हम ईस्ट के साथ व्यापार करना चाहते हैं, हम पूर्व के साथ व्यापार करना चाहते हैं। इन्हें अनुमति प्रदान की गई, लेकिन जो अनुमति प्रदान की गई वो 15 वर्ष के लिए की गई थी। शुरू में स्टार्टिंग में अनुमति जो प्रदान की गई थी वो 15 वर्ष के लिए की गई थी। अब 2-3 प्रश्न यहाँ बनते हैं जो संविधान और इतिहास दोनों से जुड़े हुए थे। क्या थे उसे आप देख लीजिएगा। सबसे पहला जो प्रश्न बनता है, 2-3 बार पूछा गया, कई बार रिपीट हो रहा है, लेटेस्ट प्रश्न है इसलिए बार बार रिपीट हो रहा है। एक प्रश्न बनता है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई। बार बार प्रश्न पूछा जाता है, किसी किताब में लिखा रहता है कि 1602 में हुई है, किसी में लिखा रहता है 1608 में हुई है, किसी में लिखा रहता है 1600 में हुई है। वास्तव में कब हुई है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई है, तो आप कहेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई है। अब कैसे ये सही उत्तर है? ये सही उत्तर ऐसे है कि हमने आपको बताया कि जब रानी अनुमति प्रदान करेंगी, ब्रिटेन की रानी जब अनुमति प्रदान करेंगी, तभी वो प्रस्ताव माना जाए, तभी वो प्रस्ताव कानून का रूप धारण करता है। और हमने आपको बताया कि 31 दिसंबर 1599 को ये प्रस्ताव रखा गया था। कहाँ पे? ब्रिटेन में रानी एलिजाबेथ फर्स्ट के सामने रखा गया था। तो 31 दिसंबर था और समय था शाम का जब ये प्रस्ताव रखा गया था। अब हम इसे कहते हैं भारत में कब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, तो हम कहते हैं 1600 में। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कहा जाता है कि जो ब्रिटेन पड़ता है वो आपका ग्रीनविच रेखा पर पड़ता है। देशांतरों की बात करें तो जो ब्रिटेन आपका पड़ता है वो ग्रीनविच रेखा पर पड़ता है, और जो भारत पड़ता है वो INST पे पड़ता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पे पड़ता है। और दोनों के मध्य जो अंतर होता है, जैसे 1 डिग्री देशांतर पर जो अंतर आता है वो आता है 4 मिनट का, और ये 0 डिग्री देशांतर है जहाँ पे इंग्लैंड स्थित है, जिसे ग्रीनविच रेखा हम कहते हैं, प्रधान या उत्तर रेखा कहते हैं। और भारत जो है वो 82.5 डिग्री ईस्ट है, पूर्व में है। तो जब आप अंतर निकालेंगे तो 5.5 घंटे का अंतर आता है दोनों के मध्य। यानी जब 31 दिसंबर की वहाँ शाम रही होगी या रात रही होगी, तो उस समय भारत में 1600 ईस्वी हो गया था। इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई, तो उसका जो सही और सटीक उत्तर है वो आपका 1600 है। फिर एक प्रश्न पूछा जाता है, अगले प्रश्न पे हम आते हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उसमें भारत में बादशाह कौन था, या हिंदुस्तान का बादशाह कौन था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो हिंदुस्तान का बादशाह कौन था, तो वो भी आप देख लीजिए। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1599 को हुई थी। भारत के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो 1600 में हुई थी। अब 1600 में भारत में किसका शासनकाल था, तो आप कहेंगे बादशाह अकबर का। ये प्रश्न 2-3 बार पूछा गया है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय हिंदुस्तान का बादशाह कौन था, तो आप कहेंगे बादशाह अकबर। देखिए, 1542 में इनका जन्म हुआ था। 1556 में पंजाब के कानौर से शासक बने थे, और 1605 में इनकी मौत हुई थी। तो हिंदुस्तान के बादशाह कौन हुए? अकबर। फिर प्रश्न पूछा जाता है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के लिए आई उस समय हिंदुस्तान का बादशाह कौन था। ये प्रश्न तो बार बार पूछा गया। जब ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के लिए आई, एक तो ये पूछा जाता है, एक ये पूछा जाता है, भारत के किस बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार की अनुमति प्रदान की। दो बात एक ही है
या तो ये पूछा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय हिंदुस्तान का बादशाह कौन था, या ये पूछा जाता है, या ये प्रश्न पूछा जाता है निम्नलिखित में से किस बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार की अनुमति प्रदान की। अब देखिए, कंपनी का गठन तो 31 दिसंबर 1600 में हो चुका था, 1600 या 1599 जो भी आप कह लीजिए हो गया था। लेकिन रानी एलिजाबेथ से जब अनुमति प्रदान मांगी गई तो रानी एलिजाबेथ ने अनुमति प्रदान की, लेकिन उसी दौरान उनकी मृत्यु भी हो गई थी। तो जो ब्रिटेन के शासक बने थे वो जेम्स फर्स्ट बने थे। कौन बना था? जेम्स फर्स्ट। और जेम्स फर्स्ट ने 1604 में एक यात्री को भेजा था, नाम था हॉकिंस। हॉकिंस को भेजा था भारत में, हेक्टर नामक जहाज के साथ भेजा था, और द फ्रेंड नामक एक पत्र लेकर भेजा था, जो पत्र लिखा गया था बादशाह अकबर के लिए। लेकिन जब ये हॉकिंस हिंदुस्तान पहुँचे तो पहुँचते हैं 1608 में, और उस समय बादशाह अकबर की मौत हो जाती है, और अजमेर में मुलाकात करते हैं। उस समय हिंदुस्तान के बादशाह जो रहते हैं वो जहांगीर। प्रश्न आपका जो हो वो तार्किक हो, वैज्ञानिक हो, क्योंकि बिना तर्क के कोई प्रश्न का उत्तर नहीं होता है। आपको हम सीधे सीधे भी बता सकते थे अकबर था, सीधे सीधे हम आपको बता सकते हैं कि जहांगीर था, सीधे सीधे आपको 1600 बताया जा सकता था। लेकिन ये तर्कपूर्वक प्रश्न बताए गए हैं। कैसे था? जब चला था हॉकिंस, उस समय हिंदुस्तान के बादशाह अकबर थे, द फ्रेंड नामक पत्र लेकर चला था जेम्स फर्स्ट का। लेकिन जब वो 1608 में पहुंचता है तो जहांगीर हिंदुस्तान के बादशाह रहते हैं, अजमेर में मुलाकातें करता है। तो ये सारे 3 प्रश्न हैं जो बार बार आपके पूछे जाते हैं। अब हम आते हैं जिस टॉपिक पे हम थे वहाँ पे आते हैं। हमें पढ़ना था भारत में संवैधानिक विकास। हमने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर ली थी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के बाद फिर अगला जो मुद्दा आता है वो ये आता है कि जो कंपनी थी वो संयुक्त पूंजी निगम थी। कंपनी जो थी वो संयुक्त पूंजी निगम, संयुक्त पूंजी निगम थी। अब ये क्या होता है संयुक्त पूंजी निगम? संयुक्त पूंजी निगम का अर्थ ये होता है कि इसमें सारे लोग पैसा लगाते थे। जो लाभांश होता था, लाभ का हिस्सा था, वो आपस में व्यापारी बराबर बराबर बांट लेते थे। कंपनी क्या थी? कंपनी संयुक्त पूंजी निगम थी जिसमें सारे व्यापारी अपना पैसा लगाते थे, और पैसा लगाने के बाद जो लाभांश होता था, मतलब लाभ का हिस्सा होता था, वो क्या करते थे? आपस में बांट लेते थे, आपस में बांट लेते थे। लेकिन जब तक कंपनी व्यापार करती रही तब तक इनका जो लाभांश था, लाभ का हिस्सा था, लाभांश था, वो काफ़ी कम था। भाई कंपनी व्यापार कर रही थी तब तक लाभांश कम था, हिस्सेदारी कम थी। लेकिन जैसे ही कंपनी राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू की, राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू की, राजाओं से उपहार लेना शुरू की, 2 राजाओं को लड़ा के किसी एक का सहयोग करना तो दूसरा वाला उसको उपहार देने लगा। ऐसे ही कंपनी के लोगों की अर्थव्यवस्था में उछाल हो गया। मतलब जो इसके सदस्य थे इनकी अर्थव्यवस्था काफ़ी मजबूत होने लगी। जब अर्थव्यवस्था मजबूत हुई तो ब्रिटेन का हर नागरिक, जो ब्रिटेन का हर नागरिक था, वो कंपनी का सदस्य बनना चाहता था। भाई अर्थव्यवस्था में उछाल होने लगा तो वो चाहता था कि मैं ब्रिटेन का, मैं जो ईस्ट इंडिया कंपनी उसका कर्मचारी बनूं। तो इस बात की जांच के लिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ हैं। भाई क्यों लॉर्ड नॉर्थ साहब की समझ में ये चीज़ें आई कि क्यों हर सदस्य को जो भी है वो कंपनी का सदस्य बनना चाहता है, ऐसी क्या बात है? तो इस जांच के लिए प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ ने एक गुप्त समिति का गठन किया। एक समिति का गठन किया, आप कहेंगे प्रवर समिति का गठन किया। और प्रवर समिति ने जो सुझाव दिया, प्लासी बक्सर आदि के युद्धों से भी उनकी अर्थव्यवस्थाएं कमज़ोर हो चुकी थी। दूसरा कॉन्सेप्ट मिलता है जिसे उन्होंने लंदन की संसद से 10 लाख पाउंड डॉलर उधार भी मांगा था, ये भी एक बात थी। लेकिन इस प्रवर समिति ने जो सुझाव दिया, इसी प्रवर समिति के सुझाव के आधार पर एक कानून बना
इस कानून पर ब्रिटेन के राजा ने हस्ताक्षर किया और राजा के हस्ताक्षर के बाद यही कानून आपका रेगुलेटिंग एक्ट बना। रेगुलेटिंग एक्ट बना। कब बना? तो आप कहेंगे 1773 में। हमने आपको क्या बताया? हमने आपको यही बताया कि जो कंपनी थी वो संयुक्त पूंजी निगम थी। उसमें जो भी लोग हिस्सेदारी करते थे, जो भी लोग अपना पैसा लगाते थे, उसका कुछ ना कुछ हिस्सा आपस में बांट लेते थे। जब बांट लेते थे, जो भी लाभांश होता था बांट लेते थे, तब तक उनकी अर्थव्यवस्था सही थी। लेकिन जैसे ही लाभांश का जैसे इन्होंने राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू किया, राजाओं से उपहार लेना शुरू किया, वो कंपनी के कर्मचारियों की जो आय थी वो लगातार वृद्धि होती चली गई। अब ये बात लंदन पहुंची तो लंदन का जो भी व्यक्ति था वो कंपनी का कर्मचारी बनना चाहता था। इस बात की जांच के लिए प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ ने एक समिति का गठन किया था, एक प्रवर समिति का गठन किया था, और उस समिति ने अपनी जो रिपोर्ट प्रस्तुत की, वो रिपोर्ट पर जैसे ही वहाँ के राजा ने हस्ताक्षर किया, वैसे ही वो ये एक्ट बनकर आ गई। वो था आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अब हमें यहीं से आपका संवैधानिक विकास को पढ़ना है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जो सबसे पहली चीज़ पूछी जाती है वो ये पूछी जाती है, रेगुलेटिंग एक्ट आया कब? तो आप कहेंगे 1773। जो दूसरा प्रश्न यहाँ पे पूछा जाता है, ये तो पहला हो गया। दूसरा जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा कंपनी के मामलों में ब्रिटेन की संसद ने पहला हस्तक्षेप किया था? निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटेन के मामलों में या कंपनी के मामलों में ब्रिटेन की संसद ने हस्तक्षेप किया? तो वो आपका था रेगुलेटिंग एक्ट। फिर जो प्रश्न पूछा जाता है, इसका उद्देश्य क्या था? आने का इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य इसका ये था कि कंपनी में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है और जो कुप्रशासन है, कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार और कुप्रशासन को समाप्त करना ही इसका एक उद्देश्य था। अब हम आगे बढ़ते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट, ये दो चीज़ें थी। अब रेगुलेटिंग एक्ट के अगले प्रावधानों पर हम चलते हैं। तो क्या क्या किया गया था? देखिए, हमने जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बताया था, हमने वहाँ पे आपको बताया था कि सदस्यों की संख्या 4 थी और उनका कार्यकाल 1 वर्ष था। रेगुलेटिंग एक्ट में पहला प्रावधान जो किया गया था उससे आप ध्यान से देखिएगा। पहला क्या किया गया था कि कंपनी के कार्यकाल को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। कंपनी के कार्यकाल को कितने वर्ष के लिए बढ़ाया गया? तो आप कहेंगे 20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। दूसरा जो पॉइंट था यहाँ पे रेगुलेटिंग एक्ट का, इसमें ये बात बताई गई कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उनके जो कार्यकाल था, जो स्टार्टिंग में 1 वर्ष था, वो कार्यकाल बढ़ाकर 4 वर्ष कर दिया गया। 2 पॉइंट्स हमने बताया। सबसे पहला बताया रेगुलेटिंग एक्ट में क्या किया गया, तो कंपनी के कार्यकाल को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के जो सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष होता था, उसे बढ़ाकर 4 वर्ष कर दिया गया। और फिर क्या किया गया? इसी अधिनियम में, तीसरा पॉइंट आप देखिएगा, इसी एक्ट में सबसे पहली बार गवर्नर जनरल शब्द का इस्तेमाल हुआ। किस शब्द का इस्तेमाल हुआ? तो आप कहेंगे गवर्नर जनरल शब्द का। जी, गवर्नर जनरल शब्द का इस्तेमाल हुआ। और ये कहा गया कि जो बंगाल का गवर्नर होगा, क्या कहा गया? जो बंगाल का गवर्नर होगा वो अंग्रेज शासित क्षेत्रों का गवर्नर जनरल होगा। कहने का मतलब, तत्कालिक भारत में अंग्रेजों की 3 प्रेसिडेंसियां हुआ करती थी। एक कलकत्ता थी, एक मद्रास थी, एक मुंबई थी। ये आपकी कलकत्ता थी, ये आपकी मद्रास हुआ करती थी, ये आपकी मुंबई हुआ करती थी।
बताया गया कि जो गवर्नर जनरल होगा वो अंग्रेज शासित क्षेत्रों का क्या होगा, गवर्नर जनरल होगा, और सारी व्यवस्थाओं के संचालन की जिम्मेदारी कलकत्ता के गवर्नर जनरल की होगी। यानी उस समय कलकत्ता के जो गवर्नर जनरल थे वो थे वारन हेस्टिंग। कलकत्ता के गवर्नर जनरल थे वारन हेस्टिंग्स, और ये बंगाल के पहले गवर्नर जनरल हुए। कलकत्ता कहने का मतलब कलकत्ता प्रेसिडेंसी को ज़्यादा महत्व दिया गया, और ये कहा गया कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल होगा वो भारत में अंग्रेज शासित क्षेत्रों का गवर्नर जनरल होगा। इस आधार पर वारन हेस्टिंग्स साहब कलकत्ता के गवर्नर थे, और उसी को आधार बनाते हुए इन्हें पहला बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। अब अगले पॉइंट पे हम चलते हैं। गवर्नर जनरल की सहायता के लिए सारे सैन्य असैन्य अधिकारों को पर कानून बनाने के लिए 4 सदस्यीय प्रशासक मंडल की नियुक्ति की गई। 4 सदस्यीय प्रशासक मंडल की नियुक्ति की गई। गवर्नर जनरल की सहायता के लिए सारे सैन्य असैन्य कार्यों के संचालन के लिए 4 सदस्यीय प्रशासक मंडल की नियुक्ति की गई, और इसमें जो चारों सदस्य थे उनका नाम निम्नलिखित था। मानसन थे, फ्रांसिस थे, क्लेवरिंग थे और बारवेल थे। गवर्नर जनरल की सहायता के लिए जो बंगाल के गवर्नर जनरल हैं उनकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय सैन्य असैन्य सहायता के लिए 4 सदस्यीय एक प्रशासक मंडल का निर्धारण किया गया, जिसमें मानसन, फ्रांसिस, क्लेवरिंग और बारवेल थे। और इसमें यह भी प्रावधान किया गया इनकी जो बैठकें होंगी वो संयुक्त बैठकें होंगी, और जो निर्णय लिया जाएगा वो बहुमत के आधार पर लिया जाएगा। बहुमत मतलब एक, इसी के साथ गवर्नर जनरल मिलकर 5 लोग हो जाएंगे, और जो निर्णय लिया जाएगा वो बहुमत के आधार पर लिया जाएगा। इसके बाद एक चीज़ और कही गई जो इस टॉपिक का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, वो ये कहा गया कि जो गवर्नर जनरल सहित सह परिषद, जो भी पॉइंट हो आप देख लीजिएगा, 4 सदस्य वो थे और गवर्नर जनरल, ये जो भी नियम और कानून बनाएंगे इसके लिए जरूरी होगा कि ये इन नियमों और कानूनों का जो पंजीकरण हो, रजिस्ट्रेशन हो, पंजीकरण जो हो वो कहाँ करवाएं, वो सुप्रीम कोर्ट में करवाएं। जो भी नियम कानून ये प्रशासक मंडल और गवर्नर जनरल मिलकर बनाते हैं, इसका पंजीकरण कहाँ करवाएं, सुप्रीम कोर्ट में करवाएं। तो सुप्रीम कोर्ट में करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। तो इसी अधिनियम में जो भी पॉइंट होगा आपका देख लीजिएगा, इसी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के आधार पर 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। कहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, तो आप गए कलकत्ता में। इस कितने सदस्य थे, तो आप कहेंगे 4। 4 में एक मुख्य न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश जिनका नाम था एलिजा इम्पे। और 3 अन्य न्यायाधीश थे जिनका नाम था हाइड, फिर नाम था लिमेस्टर, और एक नाम था चेम्बरलिन। हमने आपको रेगुलेटिंग एक्ट के जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं वो हमने लगभग आपको बता दिया है। सबसे पहला पॉइंट हमने आपको बताया कि रेगुलेटिंग एक्ट आया कब, तो आपका उत्तर होगा 1773। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे उनकी चर्चा एक बार फिर से हम कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट ये था कि रेगुलेटिंग एक्ट आया कब था, तो आप कह दीजिएगा 1773 में। फिर आपसे पूछा जाएगा, बार बार पूछा गया है कि
वह पहला कानून या वह पहला अधिनियम जिसके द्वारा ब्रिटेन की संसद ने कंपनी के मामलों में हस्तक्षेप किया था? तो उसका सही उत्तर होगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। फिर आपको बताया गया, क्या बताया गया कि जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी उसके गवर्नर को विशेष महत्व देकर गवर्नर जनरल शब्द का इस्तेमाल किया गया, और जो बंगाल का गवर्नर होगा वो अंग्रेज शासित क्षेत्रों का गवर्नर जनरल होगा। कहने का मतलब सारे शासन प्रशासन का उत्तरदायित्व बंगाल के गवर्नर को दे दिया गया, और तत्कालिक परिस्थितियों में वारेन हेस्टिंग्स साहब बंगाल के गवर्नर थे, और उसी आधार पर उन्हें बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। फिर एक बात हमने आपको बताई, बंगाल प्रेसिडेंसी को विशेष महत्व दिया गया था, और शासन प्रशासन को संचालित करने के लिए 4 सदस्यीय प्रशासक मंडल की नियुक्ति की गई थी, जिसमें फ्रांसिस मानसन बॉर्बेर और क्लेवरिंग थे। ये सारे लोग जो नियम बनाएंगे, इन नियमों का पंजीकरण सुप्रीम कोर्ट में होना अनिवार्य था। जब सुप्रीम कोर्ट में होना अनिवार्य था तो एक प्रावधान और किया गया। वो प्रावधान ये था कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। कब की गई? तो आप कहेंगे 1774 में की गई थी। कहाँ की गई थी? तो आप कहीं बता दीजिएगा। कलकत्ता में की गई थी। मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो एलिजा इम्पे साहब थे। हार्ड लेमेस्टर और चेम्बरलिन अन्य न्यायाधीश थे। अब ये था आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट में सारे प्रावधान आपको बता दिए गए हैं, और जो हमारा अगला टॉपिक है वो संशोधन अधिनियम 1781।